मेरा यह सपना है कि जितनी औपचारिक भाषाएं हैं भारत की उतने केंद्र खुले यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ हिंदी को ही बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किंतु यदि हमें किसी चीज से शुरू करना होता है भारत को जानना, तो हिंदी से अच्छा कोई उपाय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अवचेतन में हमारी कोई रुचि अभी नहीं जागी होती है। वो जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है वो हमें खींचता है, खींच के लाता है अपने पास। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द पश्चिम प्रोजेक्ट के इस स्पेशल पॉडकास्ट में, जिसको हम द पश्चिम लिटकास्ट बोलते हैं। और आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं उन मेहमान के बारे में मैंने लिखना शुरू किया कि मैं उनके बारे में क्या इंट्रोडक्शन दूंगा, कि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग हिंदी भाषी हैं। लेकिन जब मैंने इन शख्स से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, जब मैंने इनसे बातचीत शुरू करी, तो इन्होंने मुझे कई जगहों पर मुझे सरप्राइज़ किया। मैं इनको सहज बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये हिंदी में सहज हो जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे हिंदी में असहज कर दिया। तो उस लेवल का उनका ज्ञान है हिंदी में। जो इनका इंटरेस्ट आया है, जिस तरीके से दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, ये एक देश में पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, वहाँ की संस्कृति, वो भाषा उनकी एक अलग भाषा। फिर हिंदी ही क्यों इन्होंने चुनी और क्यों इनका इंटरेस्ट हिंदी में आया, वो भी उनसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको उनका परिचय दे देता हूँ। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर यूरी बोत्विकिन। और नमस्कार। आप मुझे क्षमा करें अगर मैंने उसका जो उच्चारण है वो मेरा ठीक ना रहा हो। कोई बात नहीं, किसी को याद नहीं रहेगा मनीष जी। बहुत अच्छी बात। नहीं, हमें तो वैसे आप बताइए कि आप जो आपका जो सरनेम है या लास्ट नेम है, उसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं आपके एक्सेंट में? बोत्विनकिन, वो जो लिखा बोत्विनकिन। हुआ है उसको मिस प्रोनाउंस करना मुश्किल है थोड़ा। सो डॉक्टर यूरी बोत्विनकिन, आप न केवल एक प्रतिष्ठित कवि, लेखक, विचारक, टीचर हैं, बल्कि जो भारतीय भाषा साहित्य है उसके भी काफ़ी बड़े जानकार हैं। आपकी जो शैक्षणिक यात्रा है, आपने हिंदी भाषा की उन्होंने भारत से शुरू करी। और उनकी जो पीएचडी की थीसिस थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आगे एपिसोड में बात करेंगे। तो डॉक्टर यूरी बोत्विनकिन इस वक्त यूक्रेन की कीव नेशनल यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, जहाँ पे ये खुद भी पढ़े थे और आज वहीं पर ये पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर बोत्विनकिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। और मैं अपनी जो को होस्ट हैं सुनैना, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं पहले उनसे ये बोलूँगा कि थोड़ा सा हमारा परिचय दे दें, हमारा जो प्रोजेक्ट है पश्चिम प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें, फिर हम अपनी चर्चा शुरू करें। नमस्कार। सबसे पहले लास्काओ प्रासमोदो नाश पॉडकास्ट यूरी। आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है, ना केवल अपने ड्रेस से। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो भाषा है और जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ पे यूक्रेन और आप कीव में हैं, तो आपके कीव से ही मैंने जो ये ड्रेस मेरे लिए मंगवाई थी, तो आज मैं उसे पहनना चाहूँगी और आप इट्स अ वे टू ऑनर यू। मनीष जी ने बताया आपके बारे में और मुझे लगता है कि हम आपसे बात करके आज बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो हमारा पॉडकास्ट और लिटकास्ट हमारा जो जिसे हम कहते हैं, ये लिटरेचर के अराउंड है, साहित्य के अराउंड है। अब लिटरेचर यानी कहाँ का? जहाँ भारत या उस साउथ एशिया की थोड़ी बात हो, उसमें उर्दू, हिंदी और भी इतनी सारी भाषाएँ हैं भारत की, उसकी बात होती है। और ये भी है कि जो देश से दूर रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया से माइग्रेशन तो बहुत हज़ारों सालों से चल रही है। वो जो लोग कहीं और हैं, जिसमें हम लोग रोमा भी आता है, जिसमें सूरीनामी लोग भी आते हैं, जिसमें हम लोग जो अभी-अभी माइग्रेट हुए हैं, वो भी आते हैं। और वो भी लोग आते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो अपने देशों से भारत जाते हैं हमारी सभ्यता को, संस्कृति को समझने के लिए। और एक अलग, जिसको हम आजकल एक वर्ड यूज़ किया गया है, गेज़,
इट्स अ डिफरेंट गेज़। तो हमें उसे भी समझने का मौका मिलता है। हम भाषाएँ अलग उसको क्या बोलते हैं, माध्यम हमारे अलग-अलग हैं। जैसे हमारे बच्चे शायद इंग्लिश में बात करना चाहें, लेकिन बात व किसकी हो रही है वो ज़रूरी है। तो हमें लगा कि एक गैप है उसमें कि हम सिर्फ़ हिंदी, उर्दू या लोकल लैंग्वेज में को रिस्ट्रिक्टेड ना रहें, जिससे जिसमें सहजता हो वो बोले, बात करे, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो एक छोटी-सी हमारी कोशिश है, हमने कुछ पॉडकास्ट अभी तक किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि लोग हमारा प्लेलिस्ट देके हमें सब्सक्राइब करें और इस कोशिश में हमारा साथ दें। और इसी कोशिश में आज की एक बहुत ही ज़रूरी और ख़ास कड़ी आप हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जी, अब तो थोड़ा मुझे डर आ रहा है कि मैं सिखाने नहीं आया था। तो आप कुछ सोच समझ कर बोलना पड़ेगा चुन-चुन कर कि सबको लगे कि सिखा रहा हूँ, पर ऐसे इरादा नहीं था, वो साझा करने आया था, कुछ अपने अनुभव बाँटने आया था। जी। तो और मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी का अनुभव कुछ कम है, बस अलग-अलग होता है, जैसे मेरा भारत से जुड़ा है और कई पटलों पर ऐसे मिलकर मैं लोगों से बातें करता रहता हूँ हिंदी में, तो वही आश्चर्यचकित होते हैं कि अ, उतनी मतलब उतना मैं सहज महसूस करता हूँ। वैसे सामने वालों को कैसा लगता है वो मुझे कम पता होता है, पर मैं खुद को बहुत सहज महसूस करता हूँ हिंदी में। तो यूक्रेन का होते हुए मैंने हिंदी सीखी। तो आप कह रही थी कि बहुत लहरों में प्रवासी लोग निकलते गए भारत से और बहुत जगहों में बस गए थे। कुछ लोग अलग से मतलब उल्टा बाहर से भारत में आते हैं कुछ सीखने, तो सीखने में आया था सच में। और मैंने जो सीखा था वो बहुत पीढ़ियों से आप और सहज रूप से सीखते आए हैं, तो बस आजकल तो उतना पश्चिम में चलता है भारतीय संस्कृति का मोह, वो इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। लोग योग अध्यात्म वगैरह सीखने जाते हैं, क्योंकि आप तो उधर रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहाँ इन सब चीज़ों की सख्त कमी महसूस होती है लोगों में, तो लोग ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। और जैसे भारत में सहस्राब्दियों से ये सब बचता आया है, और यह एक ऐसी मौलिक संस्कृति है जिसको किसी ने कभी बर्बाद नहीं किया है। मतलब कोशिशें बहुत हुई है, पर हो नहीं पाए है। तो यही एक ऐसी सभ्यता रही है जिसमें वो मौलिक पौराणिक मूल्य है, और वही आप बाकी दुनिया को सिखा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम आपके आभारी हैं कि आपने वो सब बचा के रखा है, अपनी अपने शास्त्र, अपना दृष्टिकोण, अपने आध्यात्मिक मूल्य, अपने देव देवियों की छवियाँ जो बड़े प्रतीकात्मक और बड़े सकारात्मक और शक्तिशाली है। जैसे आजकल नवरात्रि चल रही है, जिसकी मैं सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं, क्योंकि देवी की जो छवि है वो बहुत अहम रही है हमेशा मेरे लिए। तो ये भी एक पक्ष है जिसको मैं खोजने गया था भारत में। तो हाँ, इस आधार पे, इस सांस्कृतिक आधार पर तो, हम मुझे लगता है बड़े सफलतापूर्वक वार्तालाप कर सकते हैं। तो जी, मैं तैयार हूँ आपको अपने बारे में और अपने अनुभवों के बारे में, अपनी रुचियों के बारे में बताने का। धन्यवाद डॉक्टर बुतविनकिन। सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है, या यूं कहें कि जो सबसे पहला प्रश्न मेरे जहन में आता है, वो ये है कि हिंदी ही क्यों, और इसकी शुरुआत जो आपका, या भारत ही क्यों, आपका जो जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आप भारत के करीब आए, और फिर कैसे आप हिंदी के करीब, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है,
कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत बड़ी अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक ही देश में कई सारे देश बसे हुए हैं। तो कैसे आप भारत के करीब आए और कैसे फिर हिंदी के करीब आए? सबसे पहले जहाँ तक भारत में भाषाओं की विविधता की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक सपना है कि हिंदी के अलावा यहाँ और बहुत भारतीय भाषाएं सीखी जाए। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ आजकल, वो एक विश्वविद्यालय के विभाग में एक बना हुआ है, हिंदी भाषा एवं भारतीय साहित्य केंद्र, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और दूसरी भारतीय भाषा के रूप में कई सालों से हमारे यहाँ उर्दू सिखाए जाते हैं। जैसे जो छात्र हिंदी पढ़ते हैं तो तीसरे चौथे साल में उनको उर्दू भी दी जाती है पढ़ने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि उसमें और विविधता आए, कि बंगाली, तमिल, जो कुछ अन्य भाषाएं हैं वो भी सीखी जाए। मेरा यह सपना है कि जितनी औपचारिक भाषाएं हैं भारत की, उतने केंद्र खुले यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ हिंदी को ही बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किंतु यदि हमें किसी चीज से शुरू करना होता है भारत को जानना, तो हिंदी से अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो एक कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक भाषाएं हम कहते हैं, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, फ्रांसीसी, तो उनसे हिंदी कदापि कम नहीं है। तो हिंदी सीखकर फिर ये पूरे जो भारतीय उपद्वीप है उसमें आराम से लोगों से संपर्क किया जा सकता है, बात की जा सकती है, और हिंदी के माध्यम से बाकी संस्कृतियों, बाकी भाषाओं को भी सीखा जा सकता है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो जीवन में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसको हम संयोग कहते हैं, अचानक, जिसका कभी सोचा नहीं था पर वो अचानक हो गया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बचपन से ही भारत में और या हिंदी सीखने में कोई बड़ी रुचि थी। जैसे आजकल मेरे पास कुछ छात्र आते हैं जिनको पहले से ही कोई शौक था, या तो बॉलीवुड का, या हिंदी, या भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा की, या कुछ ऐसे पहले से मोटिवेटेड होकर लोग आते हैं। मैं ऐसा नहीं था। मैं स्कूल में बस मुझे विदेशी भाषाओं का शौक था, तो मैं तो अंग्रेजी ही सीख रहा था, क्योंकि वही उसी में सबसे ज़्यादा भविष्य की संभावनाएं दिख रही थी तब। पर जब मैं विश्वविद्यालय में दाखिला लेने आया था, तो उसमें यहाँ पर एक नया विभाग खुला था जिसमें पूर्वी कुछ भाषाएं सिखाई जाने वाले थी। तो उसमें थी चीनी, फारसी और हिंदी। और तब मैं सच कहूँ कि मेरे लिए उतना अंतर नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या सीखूं। बस मुझे लगा कि जो फारसी भाषा है, जो ईरान में बोले जाने वाले हैं, तो वो शायद भविष्य में कोई अनुवादक की नौकरी लगने की अधिक संभावना है, क्योंकि जो कुछ मुस्लिम देश होता है तो शायद पुरुषों को ही प्राथमिकता देते हैं ऐसी नौकरियों पर लगाने में। तो बस ऐसा ही एकदम भौतिकवादी तरीके से सोचकर मैंने अप्लाई किया था, पर उसमें कुछ इधर उधर हो गया था। शायद वो फारसी वाले ग्रुप में थोड़े ज़्यादा छात्र आए थे और हिंदी वाले में थोड़े कम, तो मुझसे कहा गया कि तुम उसमें चले जाओ। और मेरे लिए तो दोनों चीज़ें नई थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसमें चला जाता हूँ, सीख कर देखता हूँ क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि अवचेतन में हमारी कोई रुचि अभी नहीं जागी होती है। वो जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है वो हमें खींचता है, खींच के लाता है अपने पास। फिर मैं जब हिंदी ग्रुप में आ गया, पढ़ने लगा, और भाषा पढ़ने के साथ साथ ये सारे सांस्कृतिक पहलू भी खुलने लगे मेरे सामने। भारतीय लोगों से मिला, परिचय हुआ, मिलना जुलना शुरू हुआ। तब मैं समझा कि कुछ संयोग बहुत, क्या कहे, आयोजित से होते हैं कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि
आजकल मैं जितना घूम चुका हूँ, जितना रह चुका हूँ भारत में, जितना सीख चुका हूँ, जितना सिखाता आया हूँ, मैं किसी और सांस्कृतिक वातावरण में स्वयं को फर्ज नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। कितनी गहराई इस इन सांस्कृतिक परतों में मैंने खोजी, खोले अपने लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत पहले से इन्हीं सब चीज़ों की जिज्ञासा थी, मुझे इन्हीं सब चीज़ों की रुचि थी। और एक बहुत अनोखे ढंग से उस शक्ति, देवी उसको कहे या जो भी कहे, मुझे ऐसे घुमा के खींच के लाए अपने पास। तो हाँ, कह सकते हैं कि संयोग से हुआ, पर बड़े दैविक संयोग से, बड़े सुंदर संयोग से। जी। यूरी जी, एक सवाल यहाँ उठता है, आपने अभी बताया और बार-बार देवी का नाम लिया, पर आपके जो आपका पीएचडी का जो टॉपिक था या जिस पे आपने बहुत सारा काम किया, वो भक्ति मूवमेंट पर था। तो जी। मैं पूछना चाहती थी कि क्योंकि जब काफ़ी लोग बाहर से भारत में आते हैं, टॉपिक्स पिक करते हैं अलग-अलग रिसर्च के, तो ये टॉपिक बहुत कम लोग इस विषय में जानना चाहते हैं। अ, कुछ और चीज़ें होती हैं जो लोग समझना चाहते हैं, भाषा पे बात होती है, कल्चर पे बात होती है, पर स्पेशली भक्ति आपने क्यों चुना? और क्या ऐसा कोई कवि था जिसने आपको खींचा अपनी ओर, और आपने एक पर्टिकुलर एरा को चुना है, तो उसी एरा को आपने क्यों चुना? सच कहूँ तो ये जो भक्ति आंदोलन है मध्यकालीन, वो एक मतलब मेरी रुचियों का केवल एक भाग है। मैं तो वैदिक काल से लेकर इस दृष्टिकोण के पूरे विकास में बहुत रुचि लेता आया हूँ। पर सभी कुछ में पीएचडी हम नहीं कर सकते हैं, और वो भी एक शैक्षिक औपचारिकता होती है कि यदि तुम्हें पढ़ाने के पद पर रहना है तो पीएचडी हो जानी चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि बस उसी एरा में या उसी काल में मुझे रुचि है, किंतु जब पीएचडी की बात आ गई तो मैंने सोचा कि वो शायद उसका अध्ययन मेरे लिए करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि मैंने वो खुद पढ़ा था। मैंने अपने जो थेसिस लिखे थे, एमए के थेसिस, तो उसी पर आधारित थे, वो प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हिंदी काव्य में। तो मुझे लगा कि उसको ऐतिहासिक दृष्टि से उसका अध्ययन करके वो एक पीएचडी प्रोजेक्ट बन सकता है। पर सच कहूँ, मैं विद्वान से कहीं अधिक एक साहित्यकार हूँ। मुझे रचनात्मक लेखन अधिक अच्छा लगता है। तो जब किसी इतने गहरे विषय को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना होता है, वो मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि मुझे अपनी रचनात्मक, अपने मुक्त छंद को थोड़ा सीमित रखना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा वो एकेडमिक शैली अपनानी पड़ती है, तो मेरे लिए वो थोड़ा कठिन था। तो ये कह सकते हैं कि मैंने जो भक्ति कवियों की रचनाएं पढ़ी थी या उस आंदोलन के बारे में पढ़ा था, एक ऐतिहासिक के तौर पर मैंने उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की थी। और जैसे कि उस वक्त इन भक्ति शाखाओं की जो विविधता थी, जो अलग-अलग दैविक छवि थे, जो निर्गुण, सगुण, जो कृष्ण, राम, उनको मध्यकाल में किस प्रकार से पेश किया जाता, किस प्रकार से वर्णित किया जाता था उनको, वो मेरे अध्ययन का विषय रहा है।
किंतु उससे अधिक मुझे मौलिक चीजों में रुचि है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराणों में वो जो मौलिक ज्ञान दिया गया था ऋषियों से, मुझे लगता है कि वो अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मध्यकाल में उस सब का थोड़ा पुनर्विश्लेषण हुआ, थोड़ा अपने ढंग से। मैंने अपनी पीएचडी में ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये विचारधारा, भक्ति की विचारधारा, वो किस प्रकार बदलती गई बाहर से आए कुछ धार्मिक प्रभावों के कारण। क्योंकि आरंभ में हम अगर देखते हैं जयदेव को, विद्यापति को, वे लोग अपने भावों को प्रकट करने में थोड़ा अधिक स्वतंत्र थे। उनकी रचनाओं में पाप या पापी होने का ऐसा कोई एहसास नहीं मिल रहा है। वो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, और उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रासलीला है वो केवल अध्यात्म की बात है, वो उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। उन लोगों के लिए ऐसी कोई पाबंदी, ऐसी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो एक मौलिक समझ थी कि आप कहना चाहते हैं कि उस समय जो शुरुआती जो दौर में बात जो जिसको भक्ति मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि उस समय कोई टैबू एरियाज़ नहीं थे, कि जे कम इसको थे। कम थे, कि सबको एक स्पिरिचुअल लेवल की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो रासलीला थी तो रासलीला थी, उसे जी, स्पिरिचुअल रंग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। जी, एक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेरा व्यू है इसमें, और आप बताएं कि अगर आप उससे अग्री करते हैं नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी वो बात मैं लेके आया था, कि जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ शायद 13वीं 14वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक, 18वीं अर्ली 18 सेंचुरी तक, एक जो जो कारण उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण था, वो मेरे ख्याल से भाषाई और जो कर्मकांड थे, उन कर्मकांडों को कम करके आपकी वर्ग, जाति या आपकी जो यहाँ तक कि धर्म विशेष से ना जोड़ते हुए आपको सीधा आपके आराध्य से जोड़ने का जो काम हुआ है, वो मेरे ख्याल से भक्ति काल में हुआ है। भक्ति मूवमेंट का जो उद्देश्य पूरा वो यही था। अब चाहे आप सूरदास को देखें, अब जैसे आपने दो धाराओं की बात करी, निर्गुण सगुण, चाहे आप सूरदास को देखें उसमें सगुण धारा में, चाहे आप तुलसीदास को देखें, उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। फिर अगर आप कबीर को देखें, उसमें भी उन्होंने अपनी जो वहाँ की जो उनकी अपनी, जहाँ पे वो जिस परिवेश में थे, उस भाषा की मौलिकता को बरकरार रखते हुए उन्होंने अपनी रचना करी, जिस मौलिकता की अभी आप बात कर रहे थे। जी, ना कि वो संस्कृत में गए, क्योंकि ज़्यादातर जो साहित्य का जो सृजन हुआ बिफोर भक्ति मूवमेंट, 10th सेंचुरी के पहले या उसके भी पहले, अगर आप वाल्मीकि के एरा में भी चले जाएं, वहाँ से भी अगर हम शुरू करें, तो जो भी साहित्य का सृजन हुआ, और मैं ये उत्तर भारत, अरावली के ऊपर की क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, वो मूलतः वो संस्कृत में हुआ, चाहे उपनिषद लिखे गए, वेदों की रचना हुई, रामायण की रचना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा महाकाव्य जो भारत का है वो रामायण है, जो राम वाल्मीकि ने लिखी। उसके बाद उसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझ के अपने तरीके से जो भक्ति काल था उसमें उसका, तो ये मेरा एक मानना था। चूंकि मैं ये सवाल इसलिए लेके आया हूँ आपकी तरफ, क्योंकि आपका जो मैं देख रहा था, जो आपके जो थीसिस का जो रिसर्च का जो सब्जेक्ट था, वो वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें इतिहास भी है और उसमें भक्ति काल का जो तो आप उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस तरीके से देखते हैं?
तो क्या ये मेरी विवेचना सही है या आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग बातें हैं? देखिए, मैंने जब शुरू किया था भक्ति आंदोलन पर काम करना था, तो एक भाषावेत्ता और साहित्यकार के तौर पर किया था। एक साहित्यिक धरोहर के रूप में मैंने उसका अध्ययन करना चाहा था। फिर एक और संयोग आता है मेरे जीवन में कि मुझे जब भारत में पढ़ने का अवसर मिला था, ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में, जब मैंने अप्लाई किया, तो उधर केवल इतिहास विभाग में मुझे जगह मिल रही थी। मैंने दर्शन विभाग के लिए अप्लाई किया था, किंतु वहाँ नहीं था, तो उन्होंने कहा इतिहास है। और मेरे लिए तब भी उतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने ये कहा कि इतिहास भी एक तरह का दर्शन होता है, क्योंकि हम किसी भी ऐसे क्षेत्र में अपनी जिज्ञासा को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो किसी थोड़े अलग दृष्टि से क्यों ना हो। ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टि से हम उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, पर फिर भी उसके सार को ध्यान में रखते हुए उसके साहित्य को भी समझाते हुए। तो मैंने ग्वालियर में एमए किया था इतिहास में। फिर जब मैं वापस यूक्रेन आया था, तो वही मेरा इतिहास का डिग्री यहाँ काम आया पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। तो फिर मैं इतिहास में ही टिक गया। किंतु यदि आप पढ़ते मेरा ये शोध कार्य, तो आप देखते कि उधर भक्ति का विश्लेषण बहुत है, दार्शनिक विश्लेषण, साहित्यिक विश्लेषण, तो वो सब ऐतिहासिक क्रम में चलता है। मतलब मैंने जोड़ा कई क्षेत्रों को एक अध्ययन में। औपचारिक तौर पर तो इतिहास पर किया हुआ पीएचडी है, पर उसमें सब कुछ है। यूरी एक सवाल मुझे जो बार-बार मैं सोचती हूँ उसके बारे में, अभी मनीष ने भी कहा तो उसी के आगे ये बात बनती है कि काफ़ी सारे जो भक्ति काल के जो कवि हैं हाँ, या जिन लेखक हैं, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का काफ़ी प्रयोग हुआ है। अम, अब चाहे तो हम दुनिया के अलग जगहों पे भी देखें तो क्षेत्रीय हाँ, भाषाओं में जब कुछ चीज़ कही जाती है, कुछ बात बताई जाती है तो लोगों को जल्दी समझ आती है और जी, उनको लगता है कि ये हमारी ही बात है क्योंकि हमारी ही भाषा में कही गई है। तो आपने अलग-अलग कवियों का अध्ययन किया, समझा तो वो लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में उनका लिखा हुआ काव्य था। तो क्या आपको जी, इतनी सारी भाषाएँ सीखनी पड़ी या आपने ट्रांसलेशंस देखे? जैसे कि अब ज्ञानेश्वरी है वो मराठी में है। या कबीर का तो ख़ैर हिंदी में आप कह सकते हैं लेकिन तुकाराम है या फिर जी। कश्मीर के हमारे ललेश्वरी हैं, उनका कश्मीरी में है। तो ये आपके लिए क्या दिक्कतें आईं और आपने कैसे उसको मैनेज किया? अ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उतनी भाषाएँ नहीं आती हैं मुझे, तो मैं धन्य हूँ कि उन सब की रचनाओं का अनुवाद हो चुका है हिंदी में। तो अधिकतर कुछ जी। जो साहित्य के इतिहास की पुस्तकें होते हैं, उसमें कुछ पद्यांश दिए जाते हैं हुँ। अ, मानक हिंदी में अनुवाद के साथ। तो जी। उसका मैंने लाभ उठाया। तो मैंने ऐसा कहे तो हिंदी में ही पढ़ा अनुवाद में उन सब को। कुछ आप कबीर या तुकाराम या कोई और तुलसीदास जी। हैं, अंदर कुछ कुछ कहना चाहेंगे या उस पे कुछ थोड़ा-सा हमें कुछ कवियों के बारे में बताएँ या कोई ऐसी कविता जो आपको अ, जिन लोगों को आपने पढ़ा है उसमें से कोई एक कविता सुनाना चाहें? अम, शायद भक्ति कवियों की कोई रचना अभी पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। वो पीएचडी करके मैं आजकल भी छात्रों को एक कोर्स में पढ़ाता हूँ वो सब, पर मेरी रुचि थोड़ी हट गई वहाँ वहाँ से आधुनिक साहित्य में, क्योंकि हुँ, आजकल हम छात्रों के साथ अधिकतर आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आजकल लिख रहे हैं, हिंदी लेखक लेखिकाएं, जिनसे हम संपर्क में रहते हैं और उन्हीं की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये अ, भाषा के भाषा को ठीक से
और अच्छे तरीके से सीखने का भी एक माध्यम है कि हम आधुनिक साहित्य पढ़ रहे हैं। तो वो ब्रज अवधि के बारे में हम ऐसे किसी पुस्तक में पढ़ सकते हैं, उसका थोड़ा क्या ज्ञान प्राप्त करके वो अंदाजा रह जाएगा हमें। पर मुझे लगता है कि अधिक लाभ होते हैं विशेषकर युवा पीढ़ी को आधुनिक साहित्य पढ़ने में, विशेषकर जब हम कोई विदेशी भाषा पढ़ रहे होते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में तो आधुनिक समाज की छवि प्रवृत्तियाँ, हाँ, छवि, छवि मिल जी। समस्याएँ, एक प्रतिबिंब होता है हुँ, समाज का। हुँ। तो एक लाभ ये होता है, दूसरा लाभ ये होता है कि हमारे छात्र उन लेखिकाओं से संपर्क करके, बात करके कुछ क्योंकि अभी अगर हम कबीर या तुलसीदास की रचनाओं पर शोध करें, हम उनसे तो नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ये क्या सोचकर लिखा था। और हुँ। आत्माओं को बुलाने की पद्धति को मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूँ अपने विभाग में। तो पर ये जो जीते जागते कवि लेखक है, उनसे मिलकर, उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। वे लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी रचनाओं का इधर प्रचार प्रसार हो रहा है। कई लोग तो जब हमारे थीसिस डिफेंड किए जाते हैं तो वो ऑनलाइन उपस्थित करना पसंद करते हैं, जबकि उनको समझ में कुछ नहीं आता है क्योंकि वो यूक्रेनी में होता है सब कुछ यहाँ पर। तो पर फिर भी लोगों का बड़ा गर्व सा होता है और आनंद सा होता है कि यूक्रेन में उनको शैक्षिक स्तर पर सीखा जा रहा है। उनमें से तो कई लोग उतने जाने माने भी नहीं है, किंतु वो उपलब्ध है और वो हमसे बात करने को तैयार होते हैं, तो वो हमारे सबसे बड़ी बात है। मैं तो चाहता भी हूँ कि जो कम जाने जाते हैं साहित्यकार, कि उनको हम थोड़ा पढ़कर सीखकर उन्हीं को थोड़ा प्रोत्साहित करें, उन्हीं को थोड़ा ये अनुभव कराए कि आपका भी नाम है, आप भी पढ़े जाते हैं।